हमारे फर्स्ट एवर पॉडकास्ट के लिए। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि हर बार की तरह लास्ट मंथ का भी जो हमारा डिजिटल सेशन था उसके अंदर आपने बहुत सराहा और उसमें कुछ सवाल थे आपके जिनका जवाब पाने के लिए हमने ये पार्ट 2 सेशन आपके लिए आयोजित किया है। हमारा अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमारा फर्स्ट पार्ट देखिए, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, जैसे कि यंग एंड फिट आदमी को हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, हमारा हेल्थ इंश्योरेंस का कवर कितना होना चाहिए, आपको अगर कैशलेस हॉस्पिटल स्मूथ क्लेम सेटलमेंट आपको चाहिए तो वो कैसे मिल सकता है, और भी कई इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस किया है। इसी के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे गेस्ट स्पीकर का, मिस्टर जिगर शाह। ही इज अवर क्लेम्स हेड। He has a vast experience of 20 plus years in insurance industry. He has worked in almost all corners of tables of health insurance, जैसे कि hospitals, TPAs and insurance companies. That is why he is the right person to guide us on what is the best for our customers in health insurance. तो मैं स्वागत करता हूँ हमारे गेस्ट स्पीकर मिस्टर जिगर शाह का। जिगर जी, आप कैसा फील कर रहे हैं आज? Thank you Ashish bhai for having me once again for this valuable discussion. Health insurance is the most integral part of any financial planning as of now. But unfortunately आज भी बहुत सारे क्लाइंट को अपने हेल्थ इंश्योरेंस को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए आपने मुझे दोबारा इनवाइट किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं हमारे क्लाइंट्स के सवालों पर आपके यानी एक्सपर्ट्स की क्या राय है। तो सबसे कॉमन सवाल लोगों का आता है कि मुझे नया हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना है तो मुझे क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए? जी, तो सबसे पहले तो मैं उन सभी क्लाइंट्स को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने का डिसीजन लिया है। पर अगर आज मैं एक नया हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने जा रहा हूं तो मुझे कुछ 4-5 चीजों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। उसमें अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो वो है ब्रांड नेम, कि आप जिस कंपनी का इंश्योरेंस खरीदने जा रहे हो उस कंपनी का ब्रांड मार्केट में एस्टेब्लिश है कि नहीं। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो वो है कैशलेस नेटवर्क, क्योंकि कैशलेस नेटवर्क अगर बड़ा है तो आप अपना इलाज करवाने के बाद आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को डायरेक्ट पे कर देगी। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि आप जहां से इंश्योरेंस खरीद रहे हैं वहां का कैशलेस नेटवर्क कैसा है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है वेटिंग पीरियड। अब वेटिंग पीरियड क्या है, तो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर अगर एज ए क्लाइंट मैं ये समझ रहा हूं कि सारी चीजें मेरे लिए कवर है तो वो एक गलतफहमी है। हेल्थ इंश्योरेंस में आज भी बहुत सारी चीजें नहीं मिलती है। कुछ डिसीज ऐसे हैं जो कुछ समय तक नहीं मिलते हैं और कुछ डिसीज ऐसे हैं जो परमानेंटली नहीं कवर होते हैं, राइट। तो अगर मैं आज नया इंश्योरेंस खरीद रहा हूं तो मुझे ये देखना चाहिए कि मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर मैक्सिमम डिसीज कवर हो जाए। अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो वो है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का पॉइंट। यानी जब कभी भी मैं हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता हूं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं पहली बार गया और हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। हो सकता है मेरे को सबसे पहले बुखार आया, उसके बाद मैं डॉक्टर से मिला, डॉक्टर से मिलने के बाद उसने मुझे कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब किए, टेस्ट प्रिस्क्राइब करने के बाद मैंने ओपीडी में कुछ मेडिसिन लिए और उसके बावजूद भी अगर मेरी ट्रीटमेंट ठीक तरह से नहीं हुई और मेरा डिसीज ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर मुझे हॉस्पिटलाइज होने की एडवाइस करते हैं, राइट। तो उस एडवाइस के दौरान मतलब एडमिशन होने से पहले और फिर कुछ केस में ऐसा भी होता है कि डिस्चार्ज होने के बाद मुझे कुछ समय तक अपनी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना होता है। एडमिट होने के पहले का और डिस्चार्ज होने के बाद का जो पीरियड है वो जितना लंबा जिस इंश्योरेंस कंपनी में है उतना मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आगे के पॉइंट के बारे में मैं बात करूं तो एक टाइम था जब अगर मैं हॉस्पिटल में 24 आवर्स के लिए एडमिट हो रहा हूं तो ही मुझे इंश्योरेंस का कवरेज मिलता था। बट आज समय ऐसा हो गया है विद द एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट्स, आज बहुत सारी ट्रीटमेंट ऐसी अवेलेबल हो गई है जिसके लिए मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है। तो अगर मेरा इंश्योरेंस उस चीज को भी कवर करता है जिसको डे केयर ट्रीटमेंट बोलते हैं, वो इंश्योरेंस मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। और अगर मैं लास्ट बट नॉट लीस्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताऊं, कोपेमेंट एंड कैपिंग। आज बहुत सारे इंश्योरेंस ऐसे हैं जो कि प्रीमियम जिसका सस्ता है
पर उन्होंने डिसीज वाइज कैपिंग लगा के रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कैटरेक्ट की सर्जरी करवा रहे हो तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी में ऐसा प्रावधान है कि आपको 24,000 25,000 रुपए मिलेंगे। अब वही डिसीज, उसी को डिसीज वाइज कैपिंग बोलते हैं। या फिर दूसरा पॉइंट मैं बात करूं को पेमेंट के बारे में, मतलब मेरा जो टोटल ट्रीटमेंट कॉस्ट है उस ट्रीटमेंट कॉस्ट में से कुछ पैसा मुझे देना है, उसको को पेमेंट बोलते हैं। तो अगर मेरी पॉलिसी के अंदर कहीं पे भी को पेमेंट है या कैपिंग है तो हो सकता है वो इंश्योरेंस मेरे लिए उतना वायबल ना हो। तो मुझे एक ऐसा इंश्योरेंस खरीदना है जिसमें को पेमेंट या फिर कैपिंग बिल्कुल भी नहीं है। शुक्रिया जिगर जी। क्या इसका मतलब ये हुआ कि सबसे सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस सबसे अच्छा नहीं होगा? आशीष जी, मार्केट में बहुत तरह के कस्टमर होते हैं। कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो कि सस्ते प्रीमियम की पॉलिसीज उनके लिए अच्छी होती है। कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको प्रीमियम का कोई टेंशन नहीं है पर पॉलिसी के बेनिफिट सबसे अच्छे होने चाहिए। पर कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो प्रीमियम को अफोर्ड कर सकते हैं, उसके बावजूद भी प्रीमियम कम करके अपने लिए पॉलिसी खरीदना चाहते हैं। तो उन सभी कस्टमर्स के लिए ये पॉडकास्ट एक आई ओपनर होने वाला है, जहां पे उनको कुछ आइडिया मिलेगा कि उनको अगर नया हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना है तो कौन कौन सी चीजों के बारे में ध्यान देना चाहिए। शुक्रिया जिगर जी। आइए चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। पॉलिसी लेने के वक्त मुझे कितनी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री बतानी चाहिए? आशीष जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसी पॉइंट पे बहुत सारे क्लाइंट्स बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। क्लाइंट का क्या है, जब कभी उसको इंश्योरेंस खरीदना होता है तो वो अपने आप को ज्यादा हेल्दी बताते हैं, और जब कभी भी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने जाते हैं तो वो अपनी सारी हिस्ट्री अपने डॉक्टर को बताते हैं। तो मेरा सारे क्लाइंट से यही गुजारिश है कि आप जब कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदो तो आप अपनी सारी मेडिकल हिस्ट्री अपने प्रपोजल फॉर्म में दिखाओ। जैसे कि कितनी पुरानी हिस्ट्री होनी चाहिए, तो जब तक की पुरानी हिस्ट्री आपको याद है वो हिस्ट्री आपको वहां पे मेंशन करनी है। दूसरा, अगर आपको कोई परमानेंट डिसेबिलिटी है, मान लीजिए किसी की एक उंगली नहीं है, किसी की एक आंख नहीं है, किसी का एक कान नहीं है, तो ये आपकी परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई। तो आप जब कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं इस परमानेंट डिसेबिलिटी को आपको अवश्य बताना चाहिए, राइट। और इससे आगे चल के मैं बताऊं तो आज हेल्थ इंश्योरेंस में मॉरेटोरियम क्लोज एप्लीकेबल हो गया। अब मॉरेटोरियम क्लोज क्या है, तो एक पर्टिकुलर पीरियड है जिसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट, यानी आपकी मेडिकल कंडीशन आपने छुपाई थी, ये बोल के आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं करेगी। तो आज हेल्थ इंश्योरेंस में मॉरेटोरियम पीरियड 5 साल के लिए एप्लीकेबल है। मतलब 5 साल के बाद, मतलब आज आपने पॉलिसी खरीदा है और पॉलिसी को 5 साल कंप्लीट हो गए तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम नॉन डिस्क्लोजर बोल के रिजेक्ट नहीं कर पाएगी। पर यहाँ पे मैं एक चीज बड़ी सावधानी से बताना चाहता हूँ कि इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप जानबूझ के अपनी मेडिकल कंडीशन को छुपाए जस्ट फॉर द सेक ऑफ बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि अगर बाद में 5 साल के बाद भी इंश्योरेंस कंपनी को पता चला कि इट वॉज एन इंटेंशनल नॉन डिस्क्लोजर, मतलब आपने जानबूझ के इस चीज को एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी नहीं बताया था, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास प्रावधान है कि वो आपकी क्लेम को रिजेक्ट भी कर सकती है और आपकी पॉलिसी को बतौर फ्रॉड दिखा के आपकी पॉलिसी कैंसिल भी कर सकती है। शुक्रिया जिगर जी, बहुत सुंदर आपने जवाब दिया। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कुछ कस्टमर्स हमें पूछते हैं कि हमारे पास बैंक द्वारा दी गई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो क्या हमें पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए और क्यों? बहुत अच्छा सवाल है आशीष जी। आजकल बहुत सारे बैंक अपने क्लाइंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेलेबल कराते हैं जो कि एक सब्सिडाइज रेट पे अपने क्लाइंट को वो देना चाहते हैं, राइट। वो पॉलिसी भी अच्छा है, पर उसके अंदर जैसे मैंने बताया कि सब्सिडाइज रेट पे अवेलेबल होती है, उसकी वजह से बहुत सारी बार उस पॉलिसी के अंदर, जैसे मैंने आगे भी बताया, वैसा को पेमेंट होता है, कैपिंग होता है, या तो फिर उसका सम एश्योर्ड लिमिटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी पॉलिसी के अंदर क्लोज लगा हुआ है कि आप रूम रेंट का 1% ही पर डे यूटिलाइज कर सकते हो, राइट। अब आपका सम एश्योर्ड मान लीजिए 3 लाख रुपए है, तो आप 3,000 से ज्यादा की रूम अवेलेबल नहीं कर पाओगे अपने लिए। क्यों? क्योंकि आपकी पॉलिसी के अंदर कंडीशन लगा हुआ है। वीज़ अगर मैं रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करूं तो आजकल मेजॉरिटी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो मार्केट में अवेलेबल है उसमें सिंगल प्राइवेट रूम तक का एलिजिबिलिटी हर एक पॉलिसी में अवेलेबल है। मतलब आप अपने लिए एक प्राइवेट सिंगल रूम अवेल कर सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट्स हो सकता है बैंक पॉलिसी में हो,
या ना भी हो, ये एक पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, अगर आप अपने बैंक के द्वारा दी गई पॉलिसी को चेंज करना चाहते हैं या फिर उस पॉलिसी की पोर्टेबिलिटी करवाना चाहते हैं, तो हो सकता है वो हो या ना भी हो, तो ये भी एक पॉइंट हमें ध्यान में रखना चाहिए। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपके पास अपना एक रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अवेलेबल है, तो वो प्लान आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज दे सकता है, जिसमें आपको ना कोई को पेमेंट होगा, ना कोई कैपिंग होगा और ना कोई रूम रेंट की लिमिट हो। तो मेरे हिसाब से हर एक इंसान के पास अपनी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर्सनल तौर पे होना बहुत आवश्यक है। शुक्रिया जिगर जी, आपने बड़ी आसानी से हमारे कस्टमर्स को एक्सप्लेन कर दिया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। कुछ लोग पूछते हैं कि इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा रहेगा या फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेना चाहिए, आपकी क्या राय है? आशीष भाई, मेरी राय के मुताबिक तो हर एक इंसान के पास हेल्थ इंश्योरेंस है वही बहुत है, पर हाँ, अगर इंडिविजुअल और हेल्थ इंश्योरेंस के बीच डिफरेंशिएट करने की बात है तो उस केस के अंदर दोनों ही पॉलिसी ठीक है। अगर आप बड़ा सम एश्योर्ड चाहते हैं तो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस इज गुड, जिसमें हर एक पर्सन के लिए इंडिविजुअल सम एश्योर्ड अवेलेबल होगा, जहां पे आप अगर मान लीजिए किसी एक ही इंसान का बड़ी अमाउंट का क्लेम आता है तो वो भी आप उसके अंदर तहत कर सकते हो। जबकि अगर मैं फैमिली फ्लोटर की बात करूं तो फैमिली फ्लोटर पॉलिसी गिव्स यू द लिवरेज टू गेट क्लेम फॉर बिगर अमाउंट बाय पेइंग लेसर प्रीमियम। कैसे? तो मान लीजिए 2+2 की फैमिली है। अब 2+2 की फैमिली में अगर किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस फ्लोटर बेसिस पे लिया हुआ है तो बहुत कम चांसेस है कि 4 के 4 लोगों का एक साथ एक्सीडेंट हो या 4 के 4 लोगों को एक साथ बीमारी हो। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर किसी एक इंसान को भी पूरे सम एश्योर्ड की जरूरत पड़ती है तो वो यूटिलाइज कर सकता है। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों की फैमिली है। अब उस फैमिली में हस्बैंड को सिर्फ कोई बीमारी होती है, फॉर एग्जांपल डेंगू हो जाता है, उस केस में अगर उसका बिल 5 लाख के सम एश्योर्ड के सामने 4,99,000 तक भी जाता है तो वो भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाकी के फैमिली मेंबर वही टाइम पे बीमार हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो ये एक फ्लोटर पॉलिसी का एडवांटेज है। बाकी मेरे हिसाब से इंडिविजुअल पॉलिसी हो या फ्लोटर पॉलिसी हो, दोनों पॉलिसी क्लाइंट्स के लिए ठीक है। शुक्रिया जिगर जी, धन्यवाद आपका ये सवाल का जवाब देने के लिए। आइए अगले सवाल की तरफ। जब हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने जाते हैं तो मुझे सभी बीमारियों का क्लेम मिलेगा? बहुत अच्छा सवाल है आशीष जी आपका। हालांकि हर एक क्लाइंट यही समझता है कि अगर मैंने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा है तो मुझे सारी बीमारियों के क्लेम मिलने हैं, पर यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर भी वेटिंग पीरियड और एक्सक्लूजन का कंसेप्ट रहता है। जैसे कि अगर आज आपने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा है तो आज से लेके 30 डेज तक यानी 30 दिन तक आपको बीमारियों की वजह से अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो वो आपकी पॉलिसी में कवर नहीं होता है। वैसे ही अगर सेम आप किसी प्लान सर्जरी के लिए एडमिट होते हो, फॉर एग्जांपल सर्जरीज 2 तरह की होती है। एक प्लान होती है जहां पे मुझे एडवांस में पता है कि मुझे ये तारीख को एडमिट होना है और यहाँ पे मेरी सर्जरी होनी है। तो अगर मैं ऐसी किसी प्लान सर्जरी करवाने जा रहा हूँ, जैसे कि आपका कैटरेक्ट का सर्जरी हो गया या फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट हो गया, ऐसी किसी भी सर्जरी के लिए अगर मैं जा रहा हूं तो उसका वेटिंग पीरियड 2 साल का है, यानी वो सारी सर्जरी 2 साल के बाद कवर होगी। और अगर आज फॉर एग्जांपल मैं कोई पॉलिसी खरीद रहा हूं और उस पॉलिसी खरीदते समय मुझे कोई तकलीफ है जो मैं मेरे प्रपोजल फॉर्म में मेंशन करता हूं, उसको प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन बोलते हैं, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज बोलते हैं। तो ऐसे जितने भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है वो सारे 3 साल के बाद कवर होते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस लिया इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि पहले दिन से मुझे बीमारी है या नहीं है, सारी बीमारियां मेरी कवर हो जाएगी। हेल्थ इंश्योरेंस में भी कुछ वेटिंग पीरियड है और कुछ एक्सक्लूजन्स भी है। जैसे कि मैं अगर एक्सक्लूजन के बारे में आपको बताऊं तो बहुत सारे डिसीज ऐसे हैं जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में परमानेंटली एक्सक्लूडेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए एडमिट होते हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ पॉलिसी होने की वजह से हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप करवाने के लिए एडमिट होते हैं, तो वो आपकी पॉलिसी के अंदर कवर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई अनप्रूवन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जिसको अभी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने अप्रूव नहीं किया है, ऐसे जितने भी ट्रीटमेंट है वो सारे ट्रीटमेंट परमानेंटली कवर नहीं होते। जैसे HIV एड्स का ट्रीटमेंट है वो परमानेंटली कवर नहीं है। मेडिकल इक्विपमेंट्स,
अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट भी यूज होते हैं, जैसे कि हियरिंग एड्स हुआ या फिर कुछ नॉन पेएबल आइटम्स हुई जो कि आपकी पॉलिसी के अंदर कवर नहीं होती। तो ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होने के बावजूद भी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होती है। शुक्रिया जिगर जी, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने हमारे कस्टमर्स को ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कुछ कस्टमर्स पूछते हैं कि मैं खुद गूगल सर्च पे जाके खुद से पॉलिसी परचेज कर लूं, कर सकता हूं मैं? ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि आपने डॉक्टर को दिखाया नहीं और अपने तरीके से मेडिसिन ले ली। कर सकते हैं, पर इसका इम्पैक्ट है वो हर बार डिजायरेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। बेसिकली पॉलिसी खरीदने के 3 रास्ते हैं। एक सबसे पहला जो रास्ता है वो है डिजिटल, जैसे आपने बताया कि मैं ऑनलाइन जाके पॉलिसी खरीद लूँ। दूसरा रास्ता है फिजिकल, जहाँ पे मैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पॉलिसी खरीद रहा हूँ। और तीसरा भी एक रास्ता विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, तीसरा भी एक रास्ता पॉलिसी खरीदने का आया है जिसको फिजिटल बोलते हैं। मतलब जहाँ पे फिजिकल इन्वॉल्वमेंट भी है और डिजिटल इन्वॉल्वमेंट भी है। आई थिंक मेरे हिसाब से वो पॉलिसी उस तरह से अगर आप परचेज कर रहे हो दैट वुड बी द बेस्ट वन। व्हाई? बिकॉज अगर आपने पॉलिसी खरीद लिया उसके बाद बहुत सारे जंक्स्टर ऐसे आते हैं जहां पे आपको किसी की फिजिकल हेल्प की जरूरत पड़ी। फॉर एग्जाम्पल, आपने पॉलिसी प्रिंट किया, उसमें कोई मिस्टेक हो गया, अब आप उसको रेक्टिफाई करवाना चाहते हैं, या तो फिर आपका क्लेम आया, उस क्लेम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, उसके बारे में अगर आपको जानकारी लेनी चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपर्ट आदमी ही बता सकता है। तो वैसे केस में आपको एक फिजिकल हैंड की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से आपको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी डिजिटल मोड पे खरीदनी चाहिए, जहां पे आप पॉलिसी तो डिजिटल जाके खरीद ले सकते हैं, पर अगर आपकी पॉलिसी में कभी जरूरत पड़ी तो आपको एक फिजिकल हैंड की जरूरत पड़े और आप उसकी हेल्प ले सके, तो उसके लिए आप अपने इंश्योरेंस सेल्स पर्सन का कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया जिगर जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना है तो मुझे एक अच्छे इंश्योरेंस सेल्स पर्सन से मिलना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और वो भी बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग सवाल है जी। कस्टमर्स पूछते हैं क्या सभी हेल्थ इंश्योरेंस में मैटरनिटी और न्यूबॉर्न बेबी कवर है? अगर आप प्लेन वेनिला हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हो तो मैटरनिटी का बेनिफिट आपकी इनबिल्ट पॉलिसी के अंदर अवेलेबल नहीं होता है। पर आज मार्केट में बहुत सारे पॉलिसीज ऐसे भी अवेलेबल है जो कि मैटरनिटी और नियोनेटल एक्सपेंस को कवर करते हैं। पर हाँ, यहाँ पे मैं जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में मैटरनिटी बेनिफिट अवेलेबल है तो आपसे आपकी इंश्योरेंस कंपनी उसका एडिशनल प्रीमियम लेगी। तो एडिशनल प्रीमियम लेके ये एडिशनल कवरेज आप ले सकते हो। बहुत सारी पॉलिसी में अवेलेबल है। इनफैक्ट आज कुछ पॉलिसीज तो ऐसी आ गई है जिसमें IVF ट्रीटमेंट तक की कवरेज की भी अवेलेबिलिटी है। तो ऐसी भी पॉलिसी है जो हर एक तरह की मैटरनिटी कवर कर रही है। तो मार्केट में पॉलिसीज अवेलेबल है मैटरनिटी के लिए, पर अगर आप प्लेन वेनिला हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हो तो आपकी पॉलिसी में मैटरनिटी बेनिफिट इनबिल्ट बेनिफिट के तौर पे नहीं आता है। कुछ कस्टमर्स ये पूछते हैं हमें कि अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लूं और उसके बाद मुझे कोई डिजीज डायग्नोस होता है तो क्या अगले साल रिन्यूअल के ऊपर मुझे इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ता है, और क्या वो मेरा डिजीज कवर होगा? वेरी गुड क्वेश्चन आशीष भाई। मुझे भी ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर मुझे कोई डिसीज डायग्नोज हुआ तो एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल क्या मुझे मेरी इंश्योरेंस कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा? तो उसका जवाब है ना। अगर आपने कंटिन्यूअसली अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चलाई है विदाउट एनी ब्रेकेज, मतलब आपकी पॉलिसी ईयर के इन बिटवीन कोई भी ब्रेकेज नहीं है और आपकी पॉलिसी कंटिन्यू चल रही है, तो पॉलिसी लेने के बाद होने वाले किसी भी डिसीज को आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। वो बाय डिफॉल्ट आपकी पॉलिसी के अंदर कवर होते हैं। हालांकि एक नॉर्मल आदमी यही समझता है कि उसको पॉलिसी लेने के बाद जो भी डिसीज हो रहे हैं वो भी उसको रिन्यूअल के टाइम पे डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, पर इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपकी पॉलिसी कंटिन्यू है तो पॉलिसी लेने के बाद जितने भी डिसीज आपको हो रहे हैं वो सारे बाय डिफॉल्ट आपकी पॉलिसी के अंदर कवर है। बहुत बहुत शुक्रिया जिगर भाई। ये तो ऐसी बात हो गई जो हमारे नए कस्टमर्स बनना चाहते हैं, और जो हमारे ऑलरेडी कस्टमर्स हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जी, अगर मैं सुपर टॉप अप पॉलिसी खरीदता हूँ तो क्या जरूरी है मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए? अगर मेरे पास
मेरा नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, तब भी मैं खरीद सकता हूँ सुपर टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस? तो जवाब है हाँ। अगर आप अपनी सुपर टॉप अप पॉलिसी खरीदना चाहते हैं तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपके पास आपकी बेस पॉलिसी हो। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो कुछ लिमिट तक अपना मेडिकल एक्सपेंस अपनी जेब से पे करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि 2 लाख तक का खर्चा मैं अपनी जेब से निकालूंगा, अगर उसके बाद जो खर्चा होता है उसके लिए मुझे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए। तो ऐसे क्लाइंट 2 लाख रुपए का डिडक्टिबल रख के उसके ऊपर जितना भी सम एश्योर्ड चाहे उतने की सुपर टॉप अप पॉलिसी ले सकते हैं। सुपर टॉप अप पॉलिसी खरीदने के लिए आपको बेस पॉलिसी का होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पर हाँ, अगर आपके पास बेस पॉलिसी नहीं है और आपके पास सिर्फ सुपर टॉप अप पॉलिसी है तो डिडक्टिबल तक जितना भी मेडिकल एक्सपेंस हो रहा है वो आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। शुक्रिया जिगर जी, धन्यवाद आपका एकदम सरल जवाब देने के लिए। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर मुझे हेल्थ इंश्योरेंस मेरे पास है और उसमें मुझे फ्री हेल्थ चेकअप मिल रहा है, तो क्या मैं जाऊं फ्री हेल्थ चेकअप? मेरे इंश्योरेंस पॉलिसी पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है? कोई मुझे मेरा प्रीमियम बढ़ा देगा? बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो ऐसा सोचते हैं कि अगर उनको जो फ्री में एनुअल हेल्थ चेकअप मिला है, अगर वो उसका यूज करेंगे तो हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी उनके अंदर कोई डिसीज पकड़ के उनका प्रीमियम अगले साल से बढ़ा लेगी। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फ्री हेल्थ चेकअप का बेनिफिट आपको इसी के लिए दिया गया है कि आप उसका यूज करें। जब कभी भी आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी यही चाहती है कि आप कभी भी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट ना हो, और उसके लिए वो सारे प्रिकॉशंस आपसे करवाना चाहती है जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एनुअल हेल्थ चेकअप कराते हो जहां पे डिटेक्ट होता है कि आपको प्री डायबिटिक कंडीशन है, तो प्री डायबिटिक कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि अगर ये सिचुएशन वर्स होगी तो ये क्लाइंट जाके हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होंगे। तो वो हर पॉसिबल कोशिश करती है आपके एडमिशन को अवॉइड करने की। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अब आपके एनुअल फ्री हेल्थ चेकअप में आपको प्री डायबिटिक कंडीशन डिटेक्ट हुआ तो आपका प्रीमियम अगले साल बढ़ के आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जिन जिन लोगों को अपने पॉलिसी के अंदर फ्री मेडिकल चेकअप करने का मौका मिलता है उनको अवश्य जाना चाहिए। इनफैक्ट जिनके पास वो पॉलिसी के अंदर वो मौका नहीं है उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि आपको कम से कम एक बार सालाना अपना फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहिए, ताकि अगर कोई भी मेडिकल कंडीशन इनहेरेंटली डेवलप हो रहा है तो आप उसको कोप अप कर सकते। शुक्रिया जिगर जी। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जी। अगर मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है और मुझे कैशलेस क्लेम लेना है तो क्या हॉस्पिटल मेरे पास डिपॉजिट मांग सकती है? कैशलेस ट्रीटमेंट के दौरान डिपॉजिट जमा करवाना बहुत आम बात है। ये हर एक हॉस्पिटल की अपनी पर्सनल पॉलिसी पे डिपेंड करता है। अगर कोई हॉस्पिटल अपने क्लाइंट से डिपॉजिट मांगता है तो बहुत सारे केस में ऐसा भी होता है कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस में सारी चीजें कवर नहीं होती है, जैसे कि नॉन पेएबल आइटम। अगर आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कैशलेस तौर पे करा रहे हैं तो भी आपको नॉन पेएबल आइटम्स का पेमेंट तो अपनी हॉस्पिटल को करना ही पड़ेगा। तो हॉस्पिटल इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपसे कुछ पैसा एडवांस में डिपॉजिट के तौर पे जमा करवाती है। पर जब कभी भी आपका क्लेम पूरी तरह से सेटल हो जाए, मतलब आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपकी ट्रीटमेंट का पैसा आपकी हॉस्पिटल को पे कर दे, उसके बाद हॉस्पिटल आपसे जो भी डिपॉजिट ली है उसको रिफंड कर देगा। अगर कभी कोई ऐसा केस बनता है जहां पे आपको अपना डिपॉजिट रिफंड नहीं मिलता या फिर हॉस्पिटल कुछ एडिशनल पेमेंट करवाता है, बावजूद जितना आपका अप्रूवल आया है उसके ऊपर कुछ पेमेंट करवाने की बात हो रही है, तो वैसे केस में आप अपने इंश्योरेंस सेल्स पर्सन का कांटेक्ट कर सकते हो और अपने क्लेम को रीएम्बर्समेंट तौर पे रख के आपका जो भी मेडिकल एक्सपेंस जो कि आपने हॉस्पिटल को पे किया है उसको रीएम्बर्स करवा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद जिगर जी आपका। आपके इन्हीं जवाबों से हमारे सभी कस्टमर्स की दुविधा डाउट्स को क्लियर हुआ है। मैं चाहूंगा आप हमारे कस्टमर्स के लिए कुछ खास टिप्स दें। आशीष जी, हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना नॉलेज लोगे उतना कम है। आज मार्केट में बहुत सारे प्लान अवेलेबल है और टॉप ऑफ द टॉप हर एक क्लाइंट की अलग अलग नीड है, अलग अलग रिक्वायरमेंट है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मेरा तो यही सुझाव है कि आप हालांकि आप ऑनलाइन पॉलिसी खरीद सकते हो, पर अगर आप इंश्योरेंस सेल्स पर्सन से डिस्कस करने के बाद
अपनी रिक्वायरमेंट समझाने के बाद उनसे जो भी नॉलेज लेके पॉलिसी खरीदते हो, दैट इज द बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशन अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। शुक्रिया जिगर जी, आपकी टिप्स और आपके जवाबों ने हमारे कस्टमर्स को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा और आपके जो भी सवाल है हम चाहते हैं कि आप चैट बॉक्स में डालें। हम कोशिश करेंगे कि अगली बार ये सारे जवाब आपके लिए लेके आएं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस की जानकारी चाहिए तो आप चैट बॉक्स में कॉल मी डालिए, आपके इंश्योरेंस सेल्स पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताएंगे। तो मैं फाइनली जिगर जी और आपको धन्यवाद देता हूं हमारे पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।